अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। तो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था एनर्जी, वर्क एंड पावर। ये तीनों सेम ही टर्म्स हैं बेसिक। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों याद रखो कि वर्क हमेशा किसी ना किसी फोर्स की वजह से ही होता है, बगैर फोर्स के वर्क होने वाला नहीं है। तो अगर जब हम वर्क करें तो वो वर्क जो है वो बच्चे पाथ पे डिपेंड ना करे। मतलब अगर हम वर्क करें, अगर हम ए से बी पे जाएं या एक रास्ते से जाएं या दूसरे रास्ते से जाएं, तो हमारा जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड ना करे, तो फिर हम जिस फोर्स से वर्क कर रहे हैं उस फोर्स को हम बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है कि अगर हमारा वर्क जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, हम जिस मर्जी रास्ते से जाएं हमारा वर्क जब वो बराबर ही रहे, तो उस फोर्स को बच्चों हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। उनके वर्क रास्ते की लंबाई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और वर्क डन जो क्लोज पाथ पे, यानी कि अगर हम देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इस डायग्राम पे देखें कि अगर हम इस तरह से पाथ 1 से जाएं या हम ए से बी तक पाथ 2 तक जाएं, तो दोनों पाथ के लिए वर्क क्या है, बराबर रहने वाला है। और अगर ये जो वर्क बराबर है जिस फोर्स के ज़रिए, उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एग्जांपल्स कौन सी हैं बच्चे? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, स्प्रिंग फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलास्टिक फोर्स की वजह से। और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो वर्क होगा उसमें बच्चों एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। तो एग्जाम फोकस एमसीक्यूज हम करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को हम देखेंगे। लो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की डिफाइन तो हम बाद में जाके पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बच्चों पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। इसे बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ साथ एक और लफ्ज़ है ग्रेविटी जोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी जोन। जोन बच्चे जगह को कहते हैं, एरिया को कहते हैं, एक सर्टेन स्पेस को कहते हैं। अब इसका डिफाइन दोनों दो तरह से होता है, जोन सा आपको अच्छा लगे वो आप उसे कर सकते हो। नंबर 1 इसका डिफाइन क्या है? द स्पेस अराउंड द अर्थ। ये देखो, द स्पेस अराउंड द अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। जमीन के गिर्द बच्चों यहाँ पे डी डालना है। यहाँ पे देखो, ज़मीन के गिर्द वो जगह जहाँ पे ज़मीन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बच्चे अपना ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट डालती है, अपना ग्रेविटेशनल पुल करती है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। या अब ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह पे आप ये वाला भी डिफाइन कर सकते हो जिसका नाम है ग्रेविटी जोन। ग्रेविटी जोन बच्चों, इस पे फोकस करो। ग्रेविटी जोन कहते हैं इट इज जस्ट ग्रेविटी जोन, ये हमारे पास ज़मीन के गिर्द ग्रेविटी जोन है। अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द, वी आर ऑब्जेक्ट फील अ पुल। यानी कि देखो बच्चों कि ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, अब यहाँ पे कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ज़मीन उनके ऊपर अपना क्या लगाएगी? ग्रेविटेशनल पुल इस तरह से लगाएगी। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल जोन या ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जहाँ पे ज़मीन बच्चे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ज़मीन उसके ऊपर क्या लगाने वाली है? अपना फोर्स लगा। आई होप समझ आ गया होगा कि ग्रेविटेशन जोन ज़मीन के गिर्द बच्चे वो जगह है यहाँ जहाँ पे ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है या अपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें देखो कि यहाँ पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखूँगा, वो ज़मीन उसे क्या करेगी? पुल करेगी। तो इस सारी फील्ड को जहाँ पे ज़मीन का ग्रेविटेशनल पुल फील होता है ऑब्जेक्ट्स को, वो ग्रेविटी जोन या ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो बच्चे वर्क रूल है वो एक स्पेसिफिक रूल है। कैसे? कहते हैं कि व्हेन यू मूव एन ऑब्जेक्ट इन दिस ग्रेविटी जोन, ग्रेविटी डज वर्क ऑन इट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये आप लिखा हुआ है कि जब भी आप किसी ग्रेविटी जोन में, लेट्स सपोज बच्चों ये हमारे पास एक सर्टेन स्पेस है और ये मैंने क्या कहा सर्टेन, इसके अंदर अगर आप मूव करोगे तो इसके अंदर जो वर्क है आप अपनी फोर्स से नहीं करोगे। इसके अंदर वर्क हमेशा कौन सी फोर्स से कंसीडर होगा? बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही कंसीडर होगा।
और नहीं कंसीडर होता, ठीक है। और उसके बाद रूल क्या है कि अगर बच्चों यहाँ पे देखो इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड मूव करेगा यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का तो बच्चों एक ही डायरेक्शन रहने वाला है हमेशा डाउनवर्ड, तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड, अगर ऑब्जेक्ट आप अपवर्ड मूव करोगे तो ग्रेविटी जो है वो आप ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है लेकिन वर्क आपका नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वर्क कब होगा? अगर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करोगे। नेगेटिव वर्क कब होगा? अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जीरो वर्क कब होगा? इफ ऑब्जेक्ट मूव हॉरिजेंटल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इज जीरो। तो ग्रेविटी क्या करती है? सिर्फ ओनली केयर करती है अबाउट द अलाइनमेंट विद इट्स फील्ड, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है बच्चे वो फील्ड के साथ उसका अलाइनमेंट कैसा है। हम इसको डिटेल से भी देखते हैं। लेट्स सपोज बच्चों ये एक बात समझने वाली है। मैं कहता हूँ कि ये हमारा एक रीजन है और इस रीजन को मैं बोलता हूँ बच्चों ये हमारा ग्रेविटी जोन है या ग्रेविटेशनल फील्ड है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी जोन के अंदर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो किस फोर्स से होगा? वो हमेशा होगा बच्चे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और बच्चों याद रखो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा W और W बराबर mg। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा बच्चे किसके बराबर होगा? mg, यानी कि मास और जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकल आएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा? कि ग्रेविटी जोन के अंदर या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क डन हम कंसीडर करेंगे बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। किसकी वजह से? बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बच्चों ये बात भूलनी नहीं कि ग्रेविटी जोन के अंदर वर्क डन इज ऑलवेज कंसीडर बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये बात आपने याद रखी। अब हमारा यहाँ से बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पेपर में पहले आपने सिर्फ आके पेपर में क्या लिखना है? ग्रेविटेशनल फील्ड की डिफाइन या ग्रेविटी जोन की डिफाइन लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये साबित करो कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी जोन की में जो वर्क होता है वो होता ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कहते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, कि ग्रेविटी जोन के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ को फॉलो करे तो उसका वर्क चेंज नहीं होना चाहिए, वर्क सेम होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। लो बच्चों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिखना। यहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। लो बेटे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूँ, ये डॉटर लाइन आपको एक ग्रेविटी जोन शो कर रही है। हमने क्या किया बच्चे कि हमने स्पेस ग्रेविटी जोन के अंदर दो पॉइंट ले लिए। पॉइंट ए, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने ले लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमने बच्चों पॉइंट ए से बी तक जाना है तो हमने तीन रास्ते लिए। एक रास्ता इससे हम जा सकते हैं, फिर और दूसरा रास्ता हम यहाँ से जा सकते हैं, और तीसरा रास्ता हम इस तरह से कर्व्ड पाथ बना के और ये इस तरह से ये। अब नोट देखो ज़रा, तीनों मैंने हाईलाइट किए। ये तीन पाथ हैं जहाँ पे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम जा सकते हैं। ओके, पॉइंट ए वाला रास्ता जो अगर हम जाएंगे, इसको मैंने पाथ 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने पाथ 2 का नाम दे दिया, इसको पाथ 3 का नाम दे दिया। हम पाथ अगर 1 को फॉलो करेंगे तो पहले हम जाएंगे पॉइंट ए से डी तक, फिर डी से हम जाएंगे बी तक। ओके, अब पार्ट 2 की कहानी क्या है? दूसरा पाथ हम क्या करेंगे कि हम ए से सी तक, सी से फिर हम बी तक, और तीसरा हम क्या करेंगे इस तरह से ये कर्व्ड पाथ को फॉलो करेंगे। तो लो बच्चों ये क्या लिखना है कि सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग डिफरेंट पाथ, यानी कि अभी मैंने आप बोला कि ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट ए से बी तक लेके जाना है और तीनों जो पाथ हैं ये हमारे पास डिफरेंट पाथ पे लेके जाना है। किसके अंदर? ग्रेविटी जोन में। द वर्क डन इन ग्रेविटी जोन इज ओनली कंसीडर द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्रेविटी जोन के अंदर जो बच्चे वर्क हम कंसीडर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही कंसीडर करेंगे।
जो हाइट है बच्चों आपके पास ऑब्वियसली पॉइंट बी हाइट के ऊपर है और पॉइंट ए बॉटम के ऊपर है, और इनके दरमियान जो हाइट है वो कितनी है, एच कंसीडर की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं वर्क डन फॉर पाथ 1, और 1 पाथ क्या है, ये पहले बच्चों ए से हमने कहाँ जाना है, डी तक, डी से फिर हमने बी। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जरा देखना कि वर्क डन हमने ए पाथ 1 के लिए जाना है ए से लेकर बी तक, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहले हम निकालेंगे वर्क ए से लेकर डी तक, प्लस हम वर्क निकालेंगे डी से लेकर बी तक। वर्क का बच्चों फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा होता है, एफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एफ डी कॉज थीटा। ये आपके पास पाथ 1 ए से लेकर डी तक, ए डी मैं लिख देता हूँ, प्लस हम यहाँ पे लिख देंगे एफ डी कॉज थीटा, और ये कौन सा है, डी से लेकर बी तक। अब बच्चों गौर से देखो कि यहाँ पे अगर मैं हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम मूव करवा रहे हैं एम, और ये ऑब्जेक्ट है उसे इस डायरेक्शन में मूव करें, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो बच्चों हमेशा डाउनवर्ड लगनी है। इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट उसका हॉरिजेंटल है, एंगल बचे कितना, 90, यानी कि ए से लेकर डी तक एंगल 90। तो मैं इसे एफ डी कॉज 90 में पुट कर लेता हूँ, प्लस यहाँ पे बचे एफ के नीचे जी लगा दें, ग्रेविटी डी। तो डी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डी से लेकर बी तक, ये वाला, तो एक दफ़ा मैं उसे बच्चे लिख देता हूँ डी बी, और कॉज एंगल कितना बनेगा, तो गौर से देखो कि इस डायरेक्शन में अगर आप देखो कि हम ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं अपवर्ड और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो एंगल 180 बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बच्चों बनेगा वो कितना बनेगा, क्योंकि अपवर्ड मूव कर रहे हैं और अपवर्ड एंगल 180 ही बनता है। तो यहाँ पे cos 90 बचे 0, तो ये पूरी टर्म 0, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डी बी बच्चों आपके पास एच के cos 180 माइनस, यानी कि देखो डी से लेकर बी तक जो हाइट है उसको हम एच बोलेंगे। तो इसमें हम क्या बोला कि अगर हमारे पास यहाँ से लिखेंगे ए से लेकर बी तक बराबर, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा बच्चों एम जी के बराबर होता है एच इंटू -1। तो वर्क हमारा हो जाएगा ए से लेकर बी तक माइनस एम जी एच। लो बच्चों, ये हमने पाथ 1 के लिए वर्क डन निकाला। अब इसी तरह हम निकालेंगे पाथ 2 के लिए। पाथ 2 के लिए बच्चों हमने किधर से किधर जाना है, यहाँ पे ज़रा देखना। पाथ 2 के लिए हमने जाना है पहले ए से सी तक और फिर सी से बी तक, ये हमारा पाथ 2 है। तो देखो ज़रा पाथ 2 तक वर्क हमारे पास, इसमें भी हम क्या लिखेंगे कि वर्क हम ए से बी तक ही निकालेंगे, लेकिन इसको भी दो पाथ 2 के लिए बच्चों जो हम वर्क निकालेंगे वो यहाँ पे देखना, ये डी नहीं है, आपने इस डी की जगह पे सी लगाना है बच्चे। ये सी की वजह, सी पाथ सी है, ये पॉइंट सी है, ए से लेकर सी तक और बी, सी से लेकर बी तक। तो ये जो पाथ होएगा ये बच्चों ए सी, और ये क्या होगा, सी बी। अब बच्चों गौर से देखो कि यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट क्या लगा रहे हैं, अपवर्ड, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या आएगी, डाउनवर्ड। एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, 180। तो देखो कैसे कि ऑब्जेक्ट बच्चों डिस्प्लेस कर रहा है अपवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, और ये एंगल 90 ऊपर वाला 90 वाला ये कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो ये वर्टिकल का 180, और इधर अगर हम लेंगे, इधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इधर, इधर एंगल 90 बन जाता है। अब अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे जो ए से लेकर सी तक एंगल कितना बनेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्टेंस बच्चों ए से लेकर सी तक कॉस कितना बनेगा, 180, ओके, प्लस, और यहाँ पे बच्चों एफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी डी, और ये बनेगा कॉस 90 डिग्री। कौन सा बच्चे, यहाँ पे पूरे रीजन में बच्चे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरफ, एंगल 90 डिग्री बनता है, और फिर इसी वजह से यहाँ पे बच्चों एंगल हम क्या पुट कर देते हैं, 90 डिग्री पुट कर देते हैं। अब अगर मैं इसका निकालूं वर्क डन बच्चे ए से लेकर बी तक, वो क्या आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ए सी एच के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस, और cos 180 -1 प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 है।
तो हमारा जो वर्क डन बच्चों कैलकुलेट होगा ए से लेकर बी तक सेकंड पाथ के लिए, तो वो माइनस एफ, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा एम जी, और ये क्या आ जाएगा एच, तो माइनस एम जी एच बच्चे वर्क डन आ गया फॉर पाथ 2 के लिए। तो पाथ 1 के लिए भी बच्चों आप इसे लेबल कर दें, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन 1, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों के लिए वर्क जो है माइनस एम जी एच। अब रह गया थर्ड पाथ, हमने इसके लिए भी निकाल दिया, देखो हमने इसके लिए निकाल दिया माइनस एम जी एच, इस पाथ के लिए निकाल दिया। तो सिंपल ये बच्चों याद रखना कि जो हॉरिजेंटल पार्ट होते हैं उनका वर्क 0 होता है, जो वर्टिकल अगर अपवर्ड जा रहे हैं माइनस एम जी एच, डाउनवर्ड आ रहे हैं प्लस एम जी एच, इसका भी माइनस एम जी एच हो जाएगा और इसका 0। अब थर्ड पाथ जो है बच्चे वर्क डन अलोंग थर्ड पाथ, ये कर्व पाथ है, और कर्व पाथ को हम क्या करते हैं बच्चों, कर्व पाथ को हम यहाँ पे ज़रा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, even if the object is a follow along the curved path, we can imagine the curve divided into many very small horizontal and vertical steps। तो बच्चे जितना भी हमारा कर्व्ड पाथ है ये हम क्या करेंगे, इस कर्व्ड पाथ को इस तरह से बच्चे हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल, तो हमारा ये जो कर्व्ड पाथ होता है इसको हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो हमने होल इंटरवल को छोटे छोटे वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास जो स्टेप है इसका हमने नाम दे दिया, इसका हाइट डेल्टा y1, इसको डेल्टा y2, इसको डेल्टा y3 अप टू सो ऑन। तो क्या लिखा बच्चों, ज़रा गौर से देखो कि हमने पूरे इंटरवल को यानी कि पूरे कर्व्ड पाथ को हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टेप्स में, तो जितने भी बेटे हॉरिजेंटल स्टेप्स हैं उन सब का वर्क 0 होगा। हॉरिजेंटल का 0 क्यों होता है, क्योंकि जब हम हॉरिजेंटल मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों हॉरिजेंटल होता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही रहती है, क्योंकि हमने वर्क सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही निकालना है। एंगल 90, तो वर्क का फार्मूला एफ डी कॉस थीटा होता है, कॉस 90 0 हो जाता है। तो जितने भी हॉरिजेंटल स्टेप्स हैं बेटे उन सब का वर्क 0 होता है। और वर्टिकल स्टेप क्या होगा, वर्टिकल स्टेप होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से। तो टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बच्चों देखो कितना होता है, ये अगर हम सारी हाइट को हम ऐड करेंगे तो वो h के बराबर डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y1 अप टू डेल्टा yn बराबर h के हो जाएगा। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हम निकालेंगे एफ डी कॉस थीटा, तो ये डी जो है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 अप टू यहाँ पे कॉस, अब कॉस 180 क्या होगा, क्योंकि हम वर्टिकल स्टेप ले रहे हैं और वर्टिकल स्टेप में जब हम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कर रहे हैं और मैस को, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हम डाउनवर्ड ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके साथ हमारा एंगल जो आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री। तो cos 180 बच्चों किसके बराबर होता है, -1 के। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वैसे ही mg के बराबर होता है और ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है ये h के बराबर होता है, ये हमने यहाँ पे लिखा। और ये हमारे पास mgh के बराबर होता है, तो इसको बच्चों लेबल कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो जो हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा कर्व्ड पाथ का, तो सिंपल बच्चों इसमें हमारे पास जो हॉरिजेंटल स्टेप्स हैं उनका वर्क 0 और वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3। तो इनके ज़रिए हमने जब वर्क निकाला तो वो भी बच्चे किसके बराबर आया, -mgh। तो अब तीनों इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें। इक्वेशन नंबर 1 का वर्क -mgh, इसका -mgh, और इक्वेशन नंबर 3 का भी वर्क कितना आया, -mgh। तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन कि इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें ये बताती हैं कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये बच्चों क्वेश्चन ये भी आ जाता है क्योंकि तीनों पाथ का वर्क सेम है। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है बच्चों कि आल्सो प्रूव दैट द वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ 0। अगर ये सवाल ऐसे आ जाए तो आपने पहले पाथ के लिए वर्क निकाला हुआ है बच्चे ए से लेकर mgh, और जब वर्क डन आप निकालेंगे A टू B -mgh, और जब B टू A करेंगे तो +mgh हो जाएगा, और टोटल वर्क जमा करेंगे तो आंसर बटे वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन वही करने, एट द एंड सिर्फ आपने ये लिख देना है कि वर्क डन फॉर क्लोज पाथ के लिए आपने A टू B
इतना, और अगर आप B2A करोगे बच्चों तो माइनस की जगह पे प्लस mgh आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमने ये डिफाइन करनी है बच्चों किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? A force is called the conservative force, a work done in moving the object between the 2 point independent। अभी हमने कहा कि अगर हम बच्चों 2 पॉइंट्स पे पॉइंट A से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, हम इस रास्ते से जाएं, हम इस रास्ते से जाएं, हम किसी भी रास्ते से जाएं तो हमारा पाथ बचे कोई भी हो लेकिन वर्क क्या रहता है, सेम। तो इसको वो फोर्स जिसके ज़रिए ये पॉसिबल हो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट कंडीशन बचे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलॉन्ग अ क्लोज पाथ ज़ीरो होता है, यानी कि अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो माइनस mgh, वापस आएंगे तो प्लस mgh, तो क्लोज पाथ में ज़ीरो होता है। हर वो फोर्स जो ये दो कंडीशन पूरी करती हैं, क्या कि वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ ज़ीरो और वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों क्या होती है? अ फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ए वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 पॉइंट डिपेंड, यानी कि अगर हमारा जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करे और वर्क डन क्लोज पाथ में ज़ीरो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हो। अब बच्चों देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग वाली फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी हैं? फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ये टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। और ये बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स, यानी कि सिंपल बेटे, जिस फोर्स के जरिए वर्क डन इंडिपेंडेंट पाथ पे हो और वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ हो वो कंजर्वेटिव होती है, और जिसके जरिए ऐसा ना हो वो नॉन कंजर्वेटिव। लास्ट में बच्चे इन दोनों का मैंने छोटा सा कंपैरिजन बनाया कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो क्या लिखा हुआ है, पार्ट डिपेंडेंट। नो, कंजर्वेटिव फोर्स पार्ट डिपेंडेंट नहीं होती, नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। वर्क अलॉन्ग क्लोज पाथ ऑलवेज जीरो होता है, इसका नेवर जीरो होता है। एग्जाम्पल कौन सी है कंजर्वेटिव फोर्स की? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग, इसमें काइनेटिक, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, टेंशन, रॉकेट प्रपल्जन, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो ये पेपर में बच्चों सवाल इस तरह से आता है कि डिफाइन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और ये साबित करो। इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं, या तो आता है पहला बच्चे ये साबित करो कि वर्क डन, शो दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, या वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ। या तो ये बच्चों क्वेश्चन ये पूछा जाता है, या वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ में ये वाला क्वेश्चन है जो जिसमें आप लिखा हुआ है कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ ज़ीरो होता है। तो ये दो तरह के से सवाल इस तरह से पूछा। इसमें कोई भी चीज़ बच्चों समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी।